किसी भी प्रकार का नहीं, आपके कोई डाउट्स हैं, नहीं होता ना बच्चा की उसमें बड़ा क्यूरियोसिटी होता है, भैया अगर योनि बढ़ा दिए तो इतना मज़ा आ गया पढ़ने में, तो फिर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं लजा करके नहीं पूछना, एकदम बेहिचक पूछो। प्रिंस होता तो 2-4 पूछता जरूर है उसका लो धनाधन। सर हमारे दिमाग में एक बात याद आ गया सर, नहीं तो बात याद आए तो आप लोग भी पूछते रहेंगे। इसके बाद योनि के बाद जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बाह्य जननांग या भग कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बाह्य जननांग, या इसी को हम एक नाम देते हैं भग। ठीक है, हो गया। ध्यान से सुनेंगे, बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से हम भग कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाह्य जननांग के कई भाग हैं। बाह्य जननांग के क्या है, हम कहा कि बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, भग कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके कितने कई भाग हैं, क्या है, कई भाग हैं। तो कई भागों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे बाह्य जननांग के निम्नलिखित भाग होते हैं। बाह्य जननांग के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है जगनुत्थान, दूसरा है दीर्घहोष्ठ, तीसरा है लघुहोष्ठ, चौथा है प्रकोष्ठ। ये सब किसके भाग हैं, बाह्य जननांग के ही क्या है, भाग है। इन बाह्य जननांग को ही सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भग कहा जाता है। और एक पांचवा है भग शिश्न, उसे कहते हैं भग शिश्न, भग कहते हैं, भग्न शिश्न कहते हैं। या इसी को कहते हैं भगसेव, क्या कहते हैं, भगसेव कहते हैं। ये है आपके बाह्य जननांग के भाग। थोड़ा थोड़ा हम एक दूसरे के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। जगनुत्थान दीर्घोष्ठ क्या है, लघुहोष्ठ क्या है, और प्रकोष्ठ तथा भग शिश्न या भगसेव क्या है। इस 5 के बारे में हम स्टडी करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियों में। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, मैं पहले से वहां सहायक ग्रंथियों को पढ़ा चुका हूं, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे यहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो वहाँ वीडियोस पड़ा हुआ है। तो आप पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद उसमें हम देखेंगे कि उस डायग्राम में जो 5 भाग हैं बाह्य जननांग के या भग के, वो 5 भाग दरअसल कहां कहां हैं। फिर उसके प्रत्येक भाग का हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम आप लोग भी बनाते रहेंगे, आप लोग भी डायग्राम बनाते रहेंगे, जिससे हम खाली हो जाए तुरंत। देखिए, जब दिया गया है पढ़ने के लिए तो आप उसे प्रेम से पढ़िए, लजाइए नहीं। कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता,
लेकिन जो फॉर्मली जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है। जो फॉर्मली हम डायग्राम पढ़ रहे हैं वो डायग्राम यही है, और इसी के बारे में आपको क्या करना है, जानना है, पढ़ना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं दरअसल यहां पे दो छिद्र होता है। एक छिद्र ये है बीच वाला, एक जो ये छिद्र है इसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। एक दो दूसरा छिद्र होता है इस पोर्शन के नीचे, यहां पर कुछ इसका सिचुएशन यहां पर है, इसे कहा जाता है योनि छिद्र। क्या कहा जाता है, योनि छिद्र का। ध्यान रखेंगे मूत्र मार्ग या मूत्र वाला छिद्र ऊपर की तरफ होगा, जबकि योनि छिद्र कहां होगा, मूत्र मार्ग के नीचे। और यहां पर एक छोटा सा छिद्र होगा, मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप देख लेंगे। यहां पर एक छोटा सा छिद्र होगा, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मल द्वार। तो बाह्य जननांग में कितने छिद्र, 3 छिद्र। बाह्य जननांग में के आसपास के क्षेत्र में कितने छिद्र, 3 छिद्र, मूत्र मार्ग, योनि छिद्र और मल द्वार। आप जानते हैं महिलाओं का, जब आप लोगों ने मादा में जब कैरेक्टर्स को पढ़ा होगा तो मादा के कैरेक्टर्स में आपने उसके लैंगिक गुण लक्षणों के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं। क्या ध्यान से देखेंगे, ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसे कहते हैं दीर्घहोष्ठ। क्या कहते हैं, उसके नीचे, दीर्घहोष्ठ के नीचे, इसका मतलब कौन सा भाग, ये वाला भाग, इसे क्या कहेंगे, लघु होष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, ये वाला भाग जिसमें रोम है, यहां क्या है, रोम है, बाल है, इसे कहा जाता है जनन रोम। अब ये कब आएगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे स्त्रियों में परिपक्वता आएगी, वैसे वैसे जो उसका जनन अंग है उसके ऊपरी भाग में के आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके के छोटे छोटे बाल उगाते हैं, जिसे कहा जाता है जनन रोम। क्या कहा जाता है, जनन रोम कहा जाता है। ठीक है, हो गया ना। और इस वाले भाग को, ये वाला जो अंदर की तरफ भाग है, इसे कहा जाता है भगशिश्न। क्या कहा जाता है, भगशिश्न। ये आपका है चित्र, किसका है भैया, बाह्य जननांग का, स्त्रियों के बाह्य जननांग का। आप लोग ऐसे जानकार हैं, अगर हम न बनाते तब पर भी बना लेते हैं। नहीं, आप लोग तेज हैं। क्या जी, ठीक है, बना लिए। तो
तो 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भाग के नाम बता, जल्दी जल्दी देख लो, स्थिति देख लो। दीर्घोष्ठ, लघुओष्ठ, मलद्वार, योनि छिद्र, मूत्रमार्ग, जनन रोग, भक्षिष्ण। देख लिया। अब 5 भाग के नाम मिटा दे इसे महाराज, एकदम बढ़िया से देख लेना, कोई दिक्कत ना होने पाए, वरना फिर जाओगे तो कहाँ है। सिचुएशन देख लो। बच्चे को जन्म देने वाला योनि छिद्र, शिश्न को ग्रहण करने वाला योनि छिद्र, शुक्राणु कहाँ जाएगा? योनि छिद्र में। रजोधर्म कहाँ होगा? योनि छिद्र में। तो इसका मतलब जो निषेचन की क्रिया होगी या जो संबंध बनेगा किससे? योनि छिद्र से। बाकी ये आप जानते हैं, स्पष्ट शब्दों में लिखा है मूत्र मार्ग। इससे क्या होगा? मूत्र का श्रावण होगा, और यहां से मल द्वार है तो मल का श्रावण होगा। ठीक है। आइए अब थोड़ा जो 5 आपने टॉपिक लिखा है, बाह्य जननांग के 5 टॉपिक आपने जो लिखा है, उस 5 टॉपिकों के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। वो क्या है 5 टॉपिक, उससे थोड़ा से हम आपसे बात। हाँ जी, हाँ ऑपरेशन होता है जी, एकदम इसी के ऊपर होता है। ऑपरेशन बंद कराते हैं? ऑपरेशन बंद नहीं कराते हैं गधा, उसे कहते हैं, अभी बताएंगे। जब जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल को पढ़ाऊंगा, जनसंख्या नियंत्रण को पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करने का एक बहुत सबसे बेस्ट मेथड है ये, कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे वहां हम बताएंगे। अभी समझ लो, आपने देखा था कि ये हमारे क्या थे? नहीं, योनि नहीं है जी, ये हमारा था यूटेरस, कुछ ऐसा ही था यूटेरस, गर्भाशय ऐसा था, और ये है अंडवाहिनी। यहाँ पे क्या बनते थे? यहाँ पे थी अंड कोशिकाएं, और यहाँ से थे ये अंडवाहिनी। क्या थी? अंडवाहिनी। दरअसल होता क्या है, मान लो कि आपने एक, जैसे हम दो, हमारे दो, जियो और जीने दो। अब तो क्या हो गया? अब तो ठीक है ना। पहले क्या था? हम 2 हमारे 10, न खाएंगे न खाने देंगे। पहले तो ये होता था, लेकिन अब क्या हो गया? थोड़ा सा जानकार समझ आ गए। यहां पर जो अंडवाहिनी है, ये है हमारा अंडवाहिनी। यहां से अंडाणु बनते हैं, और इसके सहारे क्या होते हैं? आते हैं। यहां से अंडाणु बनते हैं, इसके सहारे क्या होते हैं? आते हैं। गर्भाशय तक आते हैं, अंडवाहिनी तक आते हैं। होता क्या है कि अंडवाहिनी को अंडाशय में अंड को बनने के लिए चाहिए हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स इसी अंडाशय में क्या होता था? बनता था। जैसे मेल में अलग हार्मोन्स बनता है और फीमेल में अलग हार्मोन्स बनता है। मान लीजिए अंडाशय में अंडाणु का निर्माण तो हो गया, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो गया, लेकिन ऑपरेशन करके मैंने अंडवाहिनी को काट करके इसको इधर बांध दिया और इसको इधर बांध दिया, इसको भी काटा, इसको इधर बांध दिया, इसको इधर बांध दिया। ठीक है, इसी को कहते हैं भैया नसबंधी। क्या कहते हैं? नसबंदी। ठीक है, समझ गए? पुरुषों में भी होता है। पुरुष के जो वृषण होते हैं, वृषण के जो शुक्रवाहिनी होते हैं, शुक्रवाहिनी को काट काट के क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, जिससे कि हाँ शुक्राणु बनेगा। पहली बात, बनेगा नहीं, बनेगा तो निकलेगा नहीं। बाई द वे वैसे बनेगा तो नहीं, मैं कंफर्म हूं। वैसे यहाँ अंडाणु बनेंगे नहीं, बनेंगे को तो निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे नहीं तो नया आगे संतान पैदा होगा नहीं। इसे कहते हैं नसबंधी। क्या कहते हैं? नसबंधी। एक बार इंदिरा गांधी जी का समय था, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या वो नसबंदी वाला ही मामला था या कौन सा मामला था। तो उसमें गांव में सर्वे या मुझे लग रहा है कि कोई टीका उका का कोई ऐसे कार्यक्रम था,
तो आला अधिकारी जो होते थे गांव में आया करते थे। किसी ने हवा उड़ा दिया कि डॉक्टर लोग आकर के जबरी पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे हैं। अब गांव में कोई भी व्यक्ति घुसता था गाड़ी से तो लोग भागते थे। क्यों भागते थे? कोई नदी किनार पकड़ लिया तो कोई रहरी में जाके बैठे, कोई सरसोई में जाके बैठे, कोई ऊखी में जाके बैठे, कहीं पकड़ के नसबंदी न कर दे। तो नसबंदी जरूरी भी है, आप पढ़ेंगे जब जनसंख्या कंट्रोल को पढ़ेंगे तो वहाँ ये टॉपिक बखूबी पढ़ेंगे आप, उसमें घबराइएगा नहीं। तो आपके 5 भाग मैंने बताया था, उस 5 भाग के थोड़ा नाम बोलो। तो अभी को मैंने क्या बताया था? 5 भाग क्या बताया था? 5 भाग बोलो बोलो। पहले हमने बताया था जघन उत्थान। क्या बताया था? जघन उत्थान। जघन उत्थान का मतलब अब मैं आपको बता दूं जघन उत्थान है क्या, अभी बताएंगे। दूसरा क्या था? दीर्घ होष्ठ था। तीसरा क्या था? लघु होष्ठ था। और चौथा क्या था? प्रकोष्ठ था। और 5वां क्या था? क्या था? भाग शिश्न, या इसे क्या कहा जाता है? भाग से। आज समझ में सबको? कोई डाउट है क्या? देखो कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछो यार। मैं वो वाला 1980 वाला मास्टर थोड़ी हूँ, मैं नया मॉडर्न वाला मास्टर, जींस पैंट वाला नहीं। पहले क्या होता था? पहले तो लंगोटी वाले रहते थे सब। नहीं, इधर मार लिए, इधर ऐसे कर लिए, इधर लपेट लिए, कुर्ता पहन लिए और गमछा रख लिए, चल दिए। हम तो जींस वाले हैं जी, पूछो सब बताएंगे तुम्हें। तो हेडिंग डालेंगे जघन उत्थान क्या है, और थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। आपका हेडिंग होगा जघन उत्थान। कितना बजा जी? 7:30। काफी समय हो गया यार। लिखो 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 लिखो, पूरा कर दे। जघन उत्थान। चले, ध्यान देंगे। बाह्य जनन अंग के आसपास का वह क्षेत्र जो गद्दीदार होता है। गद्दीदार अभी बता रहा हूं। सपोज मान लेते हैं ये है आपका जनन अंग। अभी को आपने देखा कि इसके आसपास के क्षेत्र में यहां क्या थे? बाल हो गए। ये भाग गद्दीदार होता है। गद्दीदार का उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान और पतन। उत्थान का मतलब होता है उठना, ऊंचा होना। पतन का मतलब नीचे आना। तो बाह्य जनन अंग के आसपास का वह क्षेत्र जो कैसा हो? उठा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? जघन उत्थान कहलाएगा। पहली बार उठा क्यों रहेगा? क्योंकि इस वाले भाग में वसीय ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वसीय ऊतक। वसीय ऊतक क्या करते हैं? इस वाले भाग में वसा को इकट्ठा करते हैं। किसको? वसा को इकट्ठा करके इस वाले भाग में स्टोर कर देते हैं, जमा कर देते हैं, जिससे इसका भाग धीरे धीरे कैसा जाता है? ऊपर उठ जाता है और गद्दीदार हो जाता है। जब धीरे धीरे यौनावस्था आता है, जब धीरे धीरे आप एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, आप नहीं जी, ये फीमेल पढ़ रहा हूं मैं। धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है तो इस वाले भाग में क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे रोम उगाते हैं, बाल उगाते हैं। इसी भाग को कहा जाता है जघन रोम। क्या कहा जाता है? तो लिखेंगे बाह्य जननांग के आसपास का वह क्षेत्र, बाह्य जननांग के आसपास लिखे हैं, आसपास काट देंगे। बाह्य जननांग के ऊपरी भाग का वह क्षेत्र
बाह्य जननांगे ऊपरी भाग का वह क्षेत्र जो कोमल तथा गद्दीदार होता है, कोमल, कामा, गद्दीदार तथा फूला हुआ होता है, मतलब उठा हुआ होता है। उसे हम जघन उत्थान कहते हैं। होता है। हाँ, इसमें वसीय ऊतक पाए जाते हैं। इसमें वसीय ऊतक पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। यौनावस्था के समय इस पर छोटे छोटे रोम उग आते हैं। रोम उग आते हैं, जिसे जघन रोम कहते हैं। जिसे जघन रोम कहते हैं। तो समझ गए कौन सा भाग है? इसके ऊपर वाला भाग है। यही इसके ऊपर वाला भाग है जिसमें बाल उगाते हैं, रोम उगाते हैं। वही क्या कहलाता है आपका? जघन उत्थान कहलाता है। दूसरा टॉपिक क्या है? जघन उत्थान क्या शो करता है? तो आप बताएंगे कि दरअसल जघन उत्थान यौना अवस्था को शो करता है। तभी उस पे बाल उगा आते हैं, जो कि महिलाओं का एक लैंगिक गौण लक्षण है। कौन सा लक्षण है? लैंगिक गौण लक्षण है, सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ फीमेल है। दूसरा लिखेंगे भैया। हाँ, ठीक है, चलें, पढ़ा दें, रहने दें, पूरा कर दें। अभी तो शिक्षक आए नहीं। अभी आपने देखा जघन उत्थान, ये था जघन उत्थान। मैं डायग्राम ही थोड़ा फॉर्मली बना लेता हूं। ये भाग दिख रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इधर वाला होस्ट और इधर वाला होस्ट, ये उठा हुआ भाग होता है। कैसा होता? उठा हुआ, दोनों तरफ ऐसे उठा होगा, ऐसे जघन उत्थान से लगा हुआ है, ऐसे उठा होगा। इस वाले भाग में कुछ स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं, तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, वसीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे पुरुषों के वृषण में होता है। पुरुषों के वृषण में भी ये सब चीजें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। इसलिए जो दीर्घ ओष्ठ है वो पुरुषों के वृषण के समजातता को दर्शाता है, मतलब पुरुषों के वृषण जैसा ही होता है। तो लिखेंगे दीर्घ ओष्ठ जघन उत्थान से भाग के निचले छोर तक, भाग के निचले छोर तक,
भग के निचले छोर तक दोनों तरफ फैला होता है, दोनों तरफ फैला होता है, दोनों तरफ फैला होता है। इस पर छोटे छोटे बाल उगे होते हैं, इस पर छोटे छोटे बाल उगे होते हैं। ठीक है, देखेंगे इसके आंतरिक भाग, इसके आंतरिक भाग की त्वचा में, हाँ इसी में, इसके आंतरिक भाग की त्वचा में श्वेत तैलीय तथा वसी ग्रंथियां होती हैं। श्वेत तैलीय तथा श्वेत ग्रंथियां होते, श्वेत तैली तथा वसी ग्रंथियां होती हैं। हाँ, श्वेत तैली तथा वसी ग्रंथियां लिखा गया है जी, वसी ग्रंथियां होती हैं। अब ध्यान देंगे इन ग्रंथियों का काम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। हो गया सबका? देखिए श्वेत ग्रंथियां होती क्या है, पहले सुनो। आप देखेंगे कि जब अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु के निर्माण के पश्चात जब अंडाणु अनिषेचित अवस्था में रहते हैं तो उस समय 28 दिन के बाद जब मासिक चक्र चलता है तो उस दौरान जो अंडाणु बाहर निकल रही योनि छिद्र के द्वारा उसमें कुछ श्वेत सफेद सफेद कुछ लिक्विड होता है। मासिक चक्र का दिन चलता है लगभग 1 हफ्ते के आसपास, 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक, मैक्सिमम 7 दिन तक चल सकता है। नहीं, उसमें कुछ चिपचिपा सफेद पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है, वो किससे निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से निकलता है। तैली ग्रंथियां आप जानते हैं कि जो योनि छिद्र का वाला भाग है, ये तैली ग्रंथियां उसे चिकना तथा मुलायम बनाए रखती हैं। ये जो वसी ग्रंथियां हैं, वसी ग्रंथियों की वजह से ये जो आपका दीर्घ होस्ट है वो चारों तरफ क्या होता है? उठा हुआ होता है। कैसा होता है? उठा हुआ होता है। तीनों के 3 काम है। अगला हीडिंग होगा तो इसका कौन सा भाग होगा? ये पूरा भाग इधर का और ये पूरा भाग इधर का। अगला होगा लघु होस्ट। देखेंगे ये दीर्घ होष्ठों से योनि छिद्रों, ये दीर्घ होष्ठों से योनि छिद्रों की ओर लगे, हाँ की ओर लगे एक एक अपेक्षाकृत छोटे एवं पतले, अपेक्षाकृत छोटे एवं पतले ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ होते हैं। इन पर श्वेत तथा वसी ग्रंथि का अभाव होता है। इस पर श्वेत तथा तैली ग्रंथि, श्वेत तथा वसी ग्रंथि का अभाव होता है।
एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखे भाई? अभाव होता है। इस पर नहीं, श्वेत नहीं, बाल नहीं, इस लाइन को काट दो, इसका कोई मतलब नहीं, हटाओ इसे। हाँ नहीं, एक लाइन काटो इस पर। हाँ इस पर से काट दो पूरा लाइन, इसका कोई लंबा हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। बस इस पर लिखे, इसमें कुछ मात्रा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इसे लिखेंगे, इसमें कुछ मात्रा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इसमें कुछ मात्रा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं, परंतु तैलीय ग्रंथियां अधिक मात्रा में होती हैं। हाँ, परंतु तैलीय ग्रंथियां अधिक मात्रा में होती हैं, तैलीय ग्रंथियां अधिक मात्रा में होती हैं, तैलीय ग्रंथियां अधिक मात्रा में। ठीक है, देखेंगे संरचना, देखेंगे इधर वाला भाग लघु दीर्घ होस्ट के अंदर का इधर वाला भाग और दीर्घ होस्ट के अंदर का इधर वाला भाग कहलाता है लघु होस्ट। क्या कहलाता है? लघु। लघु होस्ट की खासियत क्या है कि यह दीर्घ होस्ट से पतला होता है। कैसा होता है? दीर्घ होस्ट से पतला होता है। इसमें वसी ग्रंथियां नहीं पाई जाती, इसलिए इस वाले भाग में उभार या उत्थान नहीं पाया जाता। समझ में आया? दूसरी बात, इसमें श्वेत ग्रंथियां कुछ मात्रा में होती हैं, लेकिन इस वाले भाग में सबसे अधिक तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। समझ में आया बात? तो अगला भाग है आपका, कौन सा भाग है? प्रकोष्ठ वाला भाग। तो हेडिंग डालेंगे प्रकोष्ठ। पढ़ लो यार कायदे से। लिखेंगे प्रकोष्ठ में, लिखेंगे यह है आपका प्रकोष्ठ। ये क्या होता है? लिखेंगे या लघु होस्ट से, या लघु होस्ट से, या लघु होस्ट से घिरा, हाँ, बीच में एक तर्कु रूपी, लघु होस्ट से घिरा बीच में एक तर्कु रूपी, बीच में एक तर्कु रूपी, बीच में एक तर्कु रूपी क्षेत्र होता है। योनि छिद्र इसके अधिकांश भाग में फैला होता है। योनि छिद्र इसके अधिकांश भाग में फैला होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों तरफ का क्षेत्र है, ध्यान देना, इस दोनों तरफ के क्षेत्र को कहते हैं लघु होस्ट। और यहां आपको पता है क्या पाया गया है? योनि छिद्र। तो जो योनि छिद्र होता है इस प्रकोष्ठ का अधिकांश भाग बनाता है। योनि छिद्र में एक बल्ब जैसा एक छोटा सा इस तरीके का उठा हुआ भाग होता है। ऐसे छोटा सा एक भाग देखेंगे, इसमें उठा होगा बीच में, क्या है? उसे कहते हैं क्लाइटोरिस। या उसे कहते हैं, उसको क्लाइटोरिस ही कह लीजिए, या बहुत अगर शुद्ध में बोलना चाहेंगे तो उसे कहेंगे प्रकोष्ठ कंद। क्या कहा जाएगा? प्रकोष्ठ कंद। एक टॉपिक आपका बचा है, लास्ट है, क्या है?
लास्ट टॉपिक क्या है जी? भगशिष्ण, हेडिंग डालेंगे भगशिष्ण। लिखेंगे, भगशिष्ण में लिखेंगे प्रकोष्ठ में सबसे ऊपरी भाग में लघु होस्ट के पास छोटा बेलनाकार उत्थानशील अंग होता है, उत्थानशील अंग होता है उत्थानशील अंग होता है जो पुरुष के शिश्न के समान एवं उत्तेजनशील होता है, शिश्न के समान उत्तेजनशील होता है। तो ध्यान देंगे, उत्तेजनशील होता है। दरअसल ये जो क्लाइटोरिस है, ये वाला भाग अभी मैं बता रहा था, क्लाइटोरिस के बारे में बात कर रहा था। यहीं पर एक छोटा सा ऐसे उठा हुआ भाग, अभी जो हमने आपको क्या बताया, क्लाइटोरिस। क्या बताया? क्लाइटोरिस। ये एकदम जैसे पुरुष का शिश्न होता वैसे होता। अगर इसे टच करोगे, टच करने के बाद उसमें क्या होता है, उत्तेजना की स्थिति आएगी। महिलाओं में है, महिला के अगर इस वाले भाग को टच करोगे, क्लाइटोरिस वाले भाग को, तो उसके अंदर क्या आएगा, उत्तेजना आएगा। ठीक है? तो पुरुषों के जैसे शिश्न होता है वैसे ये भी भाग होता है। इस प्रकार आपका ये पूरा पाठ खत्म नहीं हुआ है, ये पूरा पॉइंट्स खत्म हुए हैं, टॉपिक खत्म हुए हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड। आपका अगला जो टॉपिक है सहायक ग्रंथि है। सहायक ग्रंथि का भी आपके YouTube चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको हमने पहले से पढ़ा रखा है। पिछली बैच को, इस वाले बैच को हम पढ़ा रहे हैं। आप वहां से देख करके कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं।